हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो से सीधे सीधे आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। यानी आज के इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक बिल्कुल कंफर्म होने वाले हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। ठीक है, कोई भी साल ऐसा नहीं होता है कि जब साल यहां से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो सभी बच्चे इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और मेरा ये वादा है कि अगर आप सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। आपके सारे डाउट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ये इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं बच्चों सेशन को स्टार्ट। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव सेशन के साथ जुड़ सके। ठीक है, जल्दी से बेटा एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। आज हम लोग बात करने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। किसकी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन इससे पहले वाले क्लास में एक छोटा सा टॉपिक और हमने मेंशन किया था, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। ठीक है, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। हर साल यहां से एक क्वेश्चन एमसीक्यू का या फिर एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन लघु उत्तरीय का पूछा जाता है, जो छोटा सा टॉपिक है अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन और आपका बनता है। तो सबसे पहले इसको जो हम लोग कवर करते हैं, फिर आते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगाइए आप सभी लोग, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। ठीक, तो एक छोटा सा हेडिंग लगाओ, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। अब क्या संबंध है, जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा। बहुत छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा देखते के साथ ही। ठीक है, 1 मिनट के अंदर ये चीज आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक चीज हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए अगर ये आपका कोई माध्यम है, ठीक है, हमने मान लिया कि ये कोई हमारा क्या है, एक माध्यम है, और ये माध्यम का ऐसा, जैसे मान लीजिए हमारा ये माध्यम किसका है, कांच का है। ठीक है, और बाहर क्या है, बाहर हमारा दूसरा माध्यम है, बाहर एक हमारा दूसरा माध्यम है। हमने मान लिया बाहर का जो माध्यम है ये क्या है, निर्वात है। क्या है, निर्वात। ठीक है, अब अगर कोई भी प्रकाश किरण निर्वात से इस कांच में एंटर करेगी, निर्वात से कांच में एंटर करेगी, जैसे मान लीजिए ये कोई प्रकाश किरण है, ठीक, जैसे मान लो ये आपकी सिंपल कोई प्रकाश किरण है जो आकर क्या हो रही है, इस बिंदु पर आपतित हो रही है। और जैसे ही ये प्रकाश किरण निर्वात यानी कि निर्वात वाले माध्यम से कांच के माध्यम में एंटर करेगी तो कुछ इस प्रकार से चली जाएगी। अब मान लेते हैं जो बाहर निर्वात में प्रकाश है, प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती भाई, निर्वात में प्रकाश की चाल को क्या लिखा जाता है, सी से। ठीक है, तो यहां पे जो प्रकाश की चाल है वो क्या है, प्रकाश की चाल यहां पे क्या है बेटा, सी। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सी। अब कोई भी प्रकाश किरण अगर किसी दूसरे माध्यम में एंटर करता है तो उसकी प्रकाश की चाल क्या होती है, बदल जाती है। प्रकाश की चाल क्या होती है, बदल जाती है। तो मान लेते हैं, माना कांच में प्रकाश की चाल, माना कांच में प्रकाश की चाल जो है वो कितनी है, v है। आई बात समझ में, बोलो। माना कांच में प्रकाश की चाल क्या है, v। तो अब सिंपल सी बात है भैया, देखो अपवर्तनांक और, ठीक है, प्रकाश की चाल में सिंपल सा संबंध है कि किसी भी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, या किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो किसी भी माध्यम का निर्वात के साथ या निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक जो n होता है ये बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। आई बात समझ में, सिंपल सा है। क्या है कि किसी भी
माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है c, और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल इसी के बराबर होता है। तो सिंपल सा, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक, और बटे में क्या हो जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। आई बात समझ में। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है C, और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है B। तो यही बेटा, ठीक है, आपका क्या है, संबंध। यही क्या है, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। यही क्या है, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर बाहर आपको क्या दे दिया जाए, बाहर का माध्यम अगर जल दे दिया जाए और अंदर का माध्यम कांच है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि WNG बराबर क्या हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल V वाटर बटे V ग्लास, V वाटर बटे V ग्लास, ठीक है। आई बात समझ में। यानी जल में प्रकाश की चाल और बटे कांच में प्रकाश की चाल। सिंपल, समझ में आया। एक बार फिर से देखो, रिपीट कर दे रहा हूं, किसी भी माध्यम का, ठीक है, जो अपवर्तनांक होता है और प्रकाश की चाल में जो संबंध होता है वो क्या होता है, सिंपल सा संबंध है। किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है, ठीक है, वो निर्वात प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। सिंपल, आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलिए, तो अगर ये बात क्लियर हो गई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, ठीक। चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी प्रकाश की उत्क्रमणीयता की। किसकी, प्रकाश के उत्क्रमणीयता की। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता होती क्या है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता होती क्या है, सबसे पहले इसको समझिए। तो भैया जो प्रकाश की उत्क्रमणीयता, थोड़ा सा बेटा जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। जैसे मान लो अगर ये हमारा कोई माध्यम है, ठीक है, आई बात समझ में, और ये मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जो इस प्रकार से क्या हो रही है, इसमें इंसिडेंट हो रही है, ठीक। ये क्या है, आवाज कम, ओए हल्ला कम। देखिए ये क्या है, मान लेते हैं बाहर का कोई क्या है, बाहर कोई दूसरा माध्यम है, मान लेते हैं बाहर का माध्यम जो है वो निर्वात है, और अंदर ये हमारा क्या है, मान लेते हैं ये कांच, ठीक है, और फिर बाहर क्या है, निर्वात है, बाहर का माध्यम फिर क्या है, निर्वात है। अब कोई भी प्रकाश किरण देखो, अगर किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है तो क्या होती है, अपने मार्ग से देखो विचलित हो गई, और वापस जब फिर से निर्वात में जाएगी तो पहले जिस रास्ते पे जा रही थी उसी के बिल्कुल समांतर जाएगी, उसी के बिल्कुल समांतर जाएगी। या अगर हम इधर से प्रकाश किरण को भेजें तो वापस ये इसी रास्ते पे जाएगी, इसी को प्रकाश की क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता कहते हैं, इसी को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता हेडिंग डालो, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। इसका मतलब यह है कि अगर प्रकाश जिस रास्ते पे जा रही है विभिन्न माध्यमों से होकर, अगर वापस उसको हम उसी रास्ते पर भेजें तो वो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पे वापस चली जाती है, यही प्रकाश की उत्क्रमणीयता है। जैसे मान लो आप जिस रास्ते से सुबह स्कूल या कोचिंग पढ़ने के लिए जाते हैं, छुट्टी होने के बाद आप वापस उसी रास्ते से घर वापस आते हैं, तो ये आपकी उत्क्रमणीयता हो गई। ये क्या हो गई, आपकी उत्क्रमणीयता हो गई। मान लो आप घर से निकले, चौराहा मिला, ठीक है, सड़क मिली, सड़क से ठीक है चौराहे पे गए, फिर चौराहे से कोई मार्केट आया, फला मार्केट से होकर आप गुजरे, फिर उस मार्केट से कोई तीसरा मार्केट आया, फिर कोई गली आई, उस गली से होकर पता चला आप स्कूल पहुंचे या कोचिंग पहुंचे। अब छुट्टी होने के बाद फिर आप वापस उसी रास्ते से घर आप वापस आ जाते हैं, तो यही क्या है, ये आपकी उत्क्रमणीयता हो गई। और यही काम अगर प्रकाश के साथ किया जाए तो भैया प्रकाश देखो इस रास्ते से आ रही है,
ऐसे निकल जा रही है, और अगर वापस हमको इसी रास्ते से भेजें तो ये फिर वापस क्या होती है, विभिन्न माध्यमों से होते हुए उसी रास्ते पे लौट जाती है। यही प्रकाश की उत्क्रमणीयता है। आगे बात समझ में? मुझे लगता है इससे आसान समझाने का और क्या तरीका आपको तुरंत समझ में आपको आ गया होगा। आपको बेटा तुरंत समझ में आ गया होगा ना। चलिए अब परिभाषा लिख लीजिए, सिंपल सी। समझ में आ गया तो परिभाषा लिखिए। क्या हो जाएगा, यदि विभिन्न माध्यमों से होकर कोई जाने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, देखिए चलिए लिखिए, यदि विभिन्न माध्यमों से अपवर्तित होकर जाने वाली प्रकाश किरण, अपवर्तित होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, अपवर्तित होकर जाने वाली प्रकाश किरण को वापस भेजा जाए, वापस भेजा जाए तो वह जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। ठीक है, वापस भेजा जाए तो वह अपने रास्ते पर वापस लौट जाती है, अपने रास्ते पर वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की यह क्रिया या प्रकाश की इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं, उत्क्रमणीयता कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? सिंपल, एकदम अच्छे से क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना, एकदम अच्छे से क्लियर हुआ? चलिए अब इसको हम प्रूफ करते हैं। इसको क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। परिभाषा तो अच्छे समझ में आ गया होगा कि आप जिस रास्ते से सुबह घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, स्कूल से छुट्टी होने के बाद आप, या अगर स्कूल से आपको वापस घर भेजा जाए तो आप फिर उसी रास्ते से वापस घर जाते हैं। यही काम प्रकाश के साथ है। प्रकाश जिन अलग अलग माध्यमों से होकर, ठीक है, जिन अलग अलग माध्यमों से अपवर्तित होकर बाहर निकलता है, और अगर उसको हम वापस उसी माध्यम पर भेजें, उसी रास्ते पर भेजें, ठीक है, तो वो फिर से जो है अलग अलग माध्यमों से होता हुआ उसी रास्ते पर चला जाता है। ठीक है, चलिए जैसे मान लो बाहर मान लेते हैं हमारा क्या है, एयर है यानी निर्वात है, अंदर क्या हमारा ग्लास है, ठीक, फिर बाहर क्या है, फिर हमारा बाहर एयर है। अब जरा यहां पे थोड़ा सा इसको ध्यान दो, इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा। अगर हम इस बिंदु पर नॉर्मल खींच लें, इस बिंदु पर अगर हम एक छोटा सा अभिलंब खींचें, नॉर्मल हो गया, ठीक है, चलिए ये नॉर्मल हो गया, और इस बिंदु पर एक हम छोटा सा नॉर्मल खींच लें यानी कि अभिलंब खींच लें, ठीक है। चलिए तो भैया देखो अब बारी बारी से देखिए, एक यहां पे अभिलंब, ठीक है, देखो यहां पे अभिलंब और ये हमारा क्या है, अभिलंब, ठीक, और ये हो गया आपतित किरण। तो इसके बीच में जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, आपतन कोण। क्या बनेगा, आपतन कोण आई बनेगा। और यहां क्या बनेगा, अपवर्तन कोण आर बनेगा। बोलो अपवर्तन कोण आर बनेगा ना। और यहां पे अगर ये कोण आर बन रहा तो यहां पे भी बेटा वही कोण आपका आर बनेगा, वही कोण आर बनेगा। और अगर यहां पे आई बन रहा है तो यही सेम कोण यहाँ पे, क्योंकि ये वाली प्रकाश किरण और जो निर्गत है, ये जो आपतित है और जो निर्गत है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर यानी समांतर होती हैं, एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है। अब देखो एक ये स्टेप बन रहा है, एक ये स्टेप बन रहा है। यहां प्रकाश किरण हवा से कांच में आ रहा है और यहां पे कांच से हवा में जा रहा है, ठीक है। तो दोनों में बारी बारी हम क्या कर रहे हैं, स्नेल का नियम लगा रहे हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट के लिए देखो, स्नेल का नियम लगाने पर हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि एयर से ग्लास, तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर हवा में बना हुआ आपतन कोण यानी कि साइन
स्नेल का नियम यही कहता है साइन आई बटे साइन आर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट दूसरे के लिए, अब दूसरे में क्या है देखो, ग्लास से एयर में जा रहा है तो ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, ग्लास में कितना कोण बन रहा है, साइन आई साइन आर बटे साइन आई। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 और 2 को आपस में गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, ठीक है, अगर हम समीकरण 1 और 2 को आपस में गुणा करें तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड ये है, यानी कि ANG और गुणे इसका क्या है GNA बराबर इधर क्या हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर गुणे इधर क्या हो जाएगा साइन आर बटे साइन आई। ठीक है, अब देखो साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया और आपका साइन आई से साइन आई कैंसिल हो गया, तो बराबर हमको क्या मिला, हमको बराबर मिला बेटा ये बराबर हो गया ANG और गुणे GNA बराबर क्या हो जाएगा 1, बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, बराबर क्या हो गया 1 हो गया। या इसी को हम दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ANG बराबर क्या हो गया 1/, ये इसके साथ गुणे में है उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा GNA। ठीक है, अब आपको बात समझ में आई। अगर इन दोनों का हम क्रम बदल दें, ANG को GNA कर दें तो 1/, हो जाता है, क्या हो जाता है 1/, हो जाता है, क्या होता है 1/, हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आ गई। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है ये समझ में आया और इसका प्रूफ जो है ये भी समझ में आया। अब सोचो अगर हमारे पास 3 माध्यम हो जाए, जैसे मान लो एक एयर हो गया, दूसरा ग्लास हो गया, तीसरा वाटर हो गया, तो इसके लिए देखो सिंपल तरीका, एकदम ट्रिक से आप याद रखोगे, कभी गलत आपका नहीं हो सकता। सिंपल सा आप एरो बनाओ, कहां जा रहा है एयर से ग्लास में गया, ग्लास से कहां गया वाटर में गया, वाटर से फिर कहां गया एयर में गया, साइक्लिक प्रोसेस। तो अब अपवर्तनांक देखो कैसे निकलेगा, हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक यानी कि ANG गुणे फिर कहां से गया G से वाटर में गया GNW, फिर वाटर से कहां गया एयर में। ये सबका गुणा किसके बराबर होगा 1 के बराबर, सबका गुणा किसके बराबर होगा 1 के। अब इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पता चला ठीक है, इसमें से किसी 2 का दे देगा, एक आपसे पूछ लेगा, किसी 2 का दे देगा, एक का पूछ लेगा। अब अगर देखो WNG पूछ लिया जाए, अगर मान लो उल्टा हम पूछ लें, ये पूछ लें ये चीज, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, तो यानी ये चीज उल्टा कर दिया गया। तो जैसे ही हम उल्टा करेंगे तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1/GNW कर देंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसकी जगह तुरंत हम ये 1/, कर देंगे और ये चला जाएगा उधर दूसरी साइड। ठीक है, यहाँ गुणे में रहेगा तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा भाग में जाएगा, यहाँ भाग में रहेगा तो वहां दूसरी साइड जाएगा गुणे में हो जाएगा। ये पक्षांतर करने वाला रूल है। ये बात आप अच्छे समझ गए, क्लियर है। ठीक है, तो ये आप साइक्लिक प्रोसेस याद रखिएगा। अगर कोई भी प्रकाश किरण हवा से ग्लास में गई कांच में, और कांच से फिर वाटर में गया, फिर वाटर से एयर में गया, तो अगर हम आपसे पूछें कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, इन तीनों का जो गुणनफल होगा वो कितना आएगा 1 आएगा। तो इसी तरीके से चाहे 3 माध्यम, 4 माध्यम, 5 माध्यम, 10 माध्यम, जितने भी माध्यम से प्रकाश किरण को गुजारोगे सबका गुणनफल सीक्वेंशियली से साइक्लिक प्रोसेस में चलोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे 3D में IJK, ठीक है, IJK चलता है ना, उसी प्रकार से। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए
जो भी बच्चे बेटा अभी तक शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, आप सभी लोग शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी प्राइस अभी देखिए मात्र 1400 रुपए है। ठीक है, मात्र 1499 रुपए है। और इसी टॉप 100 बैच से पढ़कर आपके बोर्ड एग्जाम 2023 की परीक्षा में बच्चों ने मैक्सिमम अंक स्कोर किया है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं 97 तक जो है बच्चों ने स्कोर किया है। तो आप भी बेटा इस तरीके से ज्यादा नंबर बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने साथ साथ जो है अपने माँ बाप का, अपने जिले का भी नाम रोशन कर सकते हैं। इन सभी चीजों के लिए देखिए बैच के अंदर आपको मिलती है लाइव क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस सेट है, नोट्स है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, संडे टेस्ट है, साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर है जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गया 1 नंबर वाले क्वेश्चन की बात। अब बात करते हैं 5 नंबर वाले की। तो जल्दी से एक बार और शेयर कर दीजिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और हेडिंग लगाओ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या? अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? क्योंकि अगर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिंपल सा परिभाषा है कि यदि हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो सघन माध्यम में बने हुए आपतन कोण का मान अगर हम क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दें तो वो प्रकाश किरण माध्यम को अलग करने वाली सतह से टकराकर वापस सघन माध्यम में लौट आती है। इस क्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है, जैसे मान लो अगर ये हमारी कोई सतह है या कोई लाइन है जो 2 माध्यमों को अलग कर रही है। ऊपर अलग माध्यम है, ठीक है, ऊपर आपका एक दूसरा अलग माध्यम है और नीचे आपका एक अलग माध्यम है। ठीक है, ऊपर का माध्यम मान लेते हैं विरल है और नीचे का जो माध्यम है वो क्या है? सघन है। नीचे का माध्यम क्या है? सघन है। अब कोई प्रकाश किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ठीक है, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है और यहां पे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जो प्रकाश किरण जा रही है और अगर यहां पे हम क्या खींचे, अभिलंब खींचे इस प्रकार से, तो ये जो बेटा आपका आपतन कोण बन रहा है, आपतन कोण बन रहा, अगर ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो, किसके बराबर हो? क्रांतिक कोण यानी कि IC के बराबर हो, तब ये जो प्रकाश किरण जा रही है इसका जो अपवर्तन होगा कहां होगा? अपवर्तित होकर ये इस प्रकार से चला जाएगा, यानी कि इसका अपवर्तन कोण जो R का मान होगा वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। अब अगर हम इस आपतित किरण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दें, इस बार हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा और बढ़ा दो इस प्रकार से। अगर हम थोड़ा सा और बढ़ा दें तो इस बार अपवर्तित होकर यह प्रकाश किरण वापस अपने माध्यम में लौट आती है, यानी कि इस माध्यम में वापस लौट आई। ठीक है, ये इसी को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मान हमने कितना किया इस बार? आपतन कोण का मान कितना कर दिया भाई? क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, यानी कि जो IC है, क्रांतिक कोण है IC, ठीक है, आपतन कोण का मान हमने ज्यादा कर दिया, किससे? क्रांतिक कोण से। तो क्रांतिक कोण से जैसे ही ज्यादा करेंगे तैसे प्रकाश किरण क्या होगी? वापस अपने माध्यम में लौट आएगी और इसी को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन अब इसमें बात बार बार किसकी आ रही है? क्रांतिक कोण की। किसकी आ रही है? क्रांतिक कोण की। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्रांतिक कोण होता क्या है। चलिए तो हेडिंग लगाओ क्रांतिक कोण, ठीक है, सबसे पहले वही समझते हैं। क्रांतिक कोण, ठीक है, सबसे पहले इसे समझते हैं ये होता क्या। अब ध्यान देना यहां पे, जैसे मान लो अगर ये, ठीक है, हमारा कोई एक लाइन है, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा कोई सिंपल लाइन है जो 2 माध्यमों को अलग कर रहा है। जो क्या कर रहा है? 2 माध्यमों को अलग कर रहा है। ऊपर का माध्यम मान ले रहे हैं, ऊपर जो है वो क्या है? विरल माध्यम। ऊपर का माध्यम क्या है?
विरल माध्यम है, और जो नीचे का माध्यम है वो क्या है, सघन माध्यम है। नीचे को जो है वो क्या है आपका, सघन माध्यम। ठीक है, नीचे क्या है, सघन माध्यम। अब कोई प्रकाश किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, जैसे मान लो ये हमारा कोई प्रकाश किरण है जो क्या कर रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां हम क्या खींचेंगे, एक अभिलंब खींच लेंगे। ठीक है, ढेर सारा खींच लेते हैं, ठीक है, जिससे दिक्कत ना हो बार बार। चलो ठीक है, अब देखो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब से दूर हटता है। ये आपका अभिलंब खींचा गया, अब ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से अभिलंब से दूर हट गया। यहां पे जो कोण बनेगा वो आपका आपतन कोण आई बनेगा, और ये क्या बनेगा, अपवर्तन कोण आर बनेगा। अब अगर हम आपतन कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दें, आपतन कोण का मान आप जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। यानी अगर आप आपतन कोण ध्यान से समझो, आपतन कोण इसके मान को अगर आप इंक्रीज करते हो तो जो ये अपवर्तन कोण है आर, ये भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। बोलो, आपतन कोण आई का मान आप बढ़ाओगे तो आर का मान बढ़ेगा। इस बार हम आई का मान थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, इस बार हम क्या कर रहे हैं, आई का मान बढ़ा दे रहे हैं, तो इस बार अपवर्तन कोण आर का मान और बढ़ गया। ये हो गया, ये हो गया आपका आर, ये क्या हो गया आर, और ये हो गया आई। ठीक है, अब देखिए आपतन कोण का मान थोड़ा सा हमने बढ़ाया तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ गया। अब थोड़ा सा अगर हम और बढ़ा दें, थोड़ा सा अगर इसको और बढ़ा दें, ठीक है, तो इस बार क्या हो गया, ये लाइन इस पे चली गई, थोड़ा सा आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया, तो इस बार अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। अपवर्तन कोण का मान यहां कितना हो गया, आर बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। अब ये जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो रहा है, यही कोण, अब यहां पे जो कोण बन रहा है यही हमारा क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। इसे आईसी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पे जो आपतन कोण बनेगा वो हो जाएगा हमारा क्या, क्रांतिक कोण। क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। ठीक है, तो कौन सा आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो। ठीक है, सिंपल याद रखो क्या चीज, क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बना हुआ अपवर्तन कोण कितना है, 90 अंश है। ठीक है, तो ये लिख लो सिंपल तरीके से। क्रांतिक कोण परिभाषा ऊपर लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में, सघन, तो ये कोण कहां बन रहा है, सघन माध्यम में ही ना बन रहा है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, 90 अंश हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, और इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे आईसी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आईसी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सिंपल, आगे बात समझ में। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझना आसान है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो अगर आपतन कोण का मान हम क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ज्यादा कर दें
ये रहा आपका क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण से थोड़ा सा हमने ज्यादा कर दिया तो वापस सघन माध्यम में लौट आया। अब ये जो लौटने की प्रक्रिया हुई क्या हो गई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिंपल सी परिभाषा लिख लो बेटा, चलो लिख लो। सघन माध्यम में यदि सघन माध्यम में आपतित प्रकाश किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दें, क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिया जाए तो वह सघन माध्यम में वापस लौट आता है, सघन माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश की इस क्रिया को, या इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे बात सिंपल समझ में। अब याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एक स्टार पॉइंट बना के आप यहां लिख लीजिए। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आप एक स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। ठीक है, यह तभी संभव है। अगर विरल से सघन में आएगा तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर विरल से सघन में आएगा तो प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, और अगर प्रकाश किरण देखो अविलंब की ओर झुकता चला जाए तो भैया ये इसका संभव ही नहीं है कि ये परावर्तित मतलब अपने ही माध्यम में वापस लौट आए। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। ठीक है, आई बात समझ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, अब अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगला बात करते हैं। क्रांतिक कोण जो आपका है आईसी, क्रांतिक कोण आईसी और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है या अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालिए क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। ठीक है, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। सबसे पहले यहां पे समझिए, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई लाइन है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा। मान लेते हैं ऊपर जो माध्यम है वो आपका विरल माध्यम है। ऊपर का माध्यम क्या है? विरल माध्यम है। मान लिया हमने ऊपर का माध्यम क्या है? विरल है, और नीचे का माध्यम क्या है? सघन। ठीक है, अब ये कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से तिरछा आपतित हुई। ठीक है, ये प्रकाश किरण इस प्रकार से कोई तिरछा आपतित हुई। अच्छा, इसका कलर बदल लें। ठीक,
ये कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से तिरछा आपतित हुई और ये अपवर्तन के पश्चात कहां चली गई 90 डिग्री पर। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, एक सिंपल सा अभिलंब खींच लेंगे। ये आपका अभिलंब हो गया, ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक, और ये कोण कितना हो गया आपका क्रांतिक कोण है, ये आईसी। क्या है क्रांतिक कोण आईसी। ठीक है, यानी कि ये क्या है आपका क्रांतिक कोण। ये क्या है आपका क्रांतिक कोण है। अब यहां पे सीधे सीधे स्नेल का नियम लगाओ। क्या लगाओगे, स्नेल का नियम लगाओगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो विरल माध्यम है इसको हम लिख लेते हैं 1 से, और ये जो सघन माध्यम है इसको लिख लेते हैं 2 से। ठीक है, माना, तो ये आप माना करके लिख लेना। यदि विरल माध्यम, ठीक है, तथा सघन माध्यम को क्रमशः 1 और 2 से दर्शाया जाए तो सघन माध्यम में, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जो प्रकाश किरण जा रही है, ठीक है, इसके लिए सघन माध्यम में बना हुआ कोण, ठीक है, क्रांतिक कोण है, और विरल माध्यम में क्या बन रहा है आपका अपवर्तन कोण बन रहा है जो कि 90 डिग्री है। ठीक है, यानी R का मान ये क्या है आपका, ये है बेटा आपका अपवर्तन कोण। ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। ये है आपका अपवर्तन कोण और ये है आपका जो क्रांतिक कोण है, यही आपका क्या है आपतन कोण है। ठीक है, यही आपका क्या है आपतन कोण है, और ये आपका कितना है अपवर्तन कोण है, जिसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी बात सिंपल समझ में आई, बोलो हाँ या ना। अब यहां पे स्नेल का नियम लगाओ। स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम के सापेक्ष, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। तो सघन माध्यम क्या है आपका 2 वाला है, तो 2n1, 2n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। परंतु क्रांतिक कोण के लिए, परंतु क्रांतिक कोण के लिए, क्रांतिक कोण आईसी के लिए आर मान, आर बराबर कितना होगा 90 डिग्री। आर क्या है अपवर्तन कोण का मान, क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना है 90 डिग्री। तो अब आर के साइन आई की जगह हम क्या लिखेंगे आईसी लिखेंगे, और आर की जगह 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2n1 इक्वल टू साइन आईसी बटे साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है बेटा 1 होता है। ठीक है, तो क्या मिल गया हमको 2n1 इक्वल टू साइन आई, साइन आईसी। परंतु एक चीज और जानते हैं, क्या जानते हैं, परंतु 1n2 बराबर होता है 1/2n1 या 2n1 बराबर 1/n12 होता है। बोलो होता है ना। ठीक है, तो अब 2n1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो ये क्या इंप्लाइज कर देगा साइन आईसी बराबर क्या हो गया 1/1n2। ये क्या हो गया, ये हो गया विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। 1 क्या है विरल माध्यम, 2 क्या है सघन माध्यम, तो हो गया विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, और जो कि क्या कहलाता है माध्यम का बेटा कहलाता है अपवर्तनांक, यानी कि 1/n। क्या कहलाता है 1/n, यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है,
जब भी किसी माध्यम के अपवर्तनांक की बात करेगा तो हमेशा जो अपवर्तनांक लिया जाएगा कहां से लिया जाएगा? विरल माध्यम के सापेक्ष। किसके सापेक्ष लिया जाएगा? अगर आपसे सीधे सीधे बोलेगा माध्यम का अपवर्तनांक तो इसका मतलब किसके सापेक्ष लिया गया है? हवा के सापेक्ष, यानी कि विरल, या कि जिससे कह सकते हैं आप निर्वात। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमें क्या चीज देखने को मिला बेटा? हमें सिंपल सा रिजल्ट मिला कि साइन IC बराबर क्या है? 1/n। 1/n, या इसी को लिख सकते हो, ठीक है, साइन IC बराबर 1/1n। ठीक है, सिंपल शब्दों में क्लियर है? ये रिजल्ट हमको मिला। अब ये है क्या चीज? ये है क्या चीज? ये है विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो किसी भी, ठीक है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जो है, या लिख सकते हैं विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम में बने हुए क्रांतिक कोण की जाके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, आई बात समझ में? यानी कि जो क्रांतिक कोण है ये किसके? अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती है ना। 1/n का मतलब क्या होता है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो सिंपल लिख लो कि किसी भी सघन माध्यम में बना हुआ क्रांतिक कोण का मान विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिख लो इसको, सघन माध्यम में बना हुआ क्रांतिक कोण का मान, बना हुआ क्रांतिक कोण का मान विरल माध्यम के सापेक्ष, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के, सघन माध्यम के, या विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, के बराबर होता है। सिंपल, ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, अगर देखिए किसी को यह कंफ्यूजन है कि कब 1n 1 लिखा जाता है, कब 2n 1 लिखा जाता है, ठीक, चलो ये भी मैं बता देता हूं। सिंपल सा देखो बेटा, जैसे मान लो अपवर्तन के केस में पढ़े हो, ये आपका माध्यम 1 है, ये आपका माध्यम 2, ठीक है, ये आपका माध्यम 1 है, ये आपका माध्यम 2 है, और ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई बेटा अपवर्तित किरण। ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी आपतित किरण, ठीक है, और ये हो गई अपवर्तित किरण। क्या हो गई? अपवर्तित किरण। और ये बीच में हमने खींच लिया अभिलंब, ये हमने बीच में खींच लिया अभिलंब। ये क्या हो गया हमारा? अभिलंब हो गया, ठीक है। अब यहां पे जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा? I, और यहां पे जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, ठीक है। इसे बोलेंगे आपतन कोण। ध्यान से समझना अगर किसी को कंफ्यूजन होगा, ठीक है। ये हो गया आपका आपतन कोण, ठीक है, और ये हो गया आपका अपवर्तन कोण। क्या हो गया? अपवर्तन कोण, ठीक है। अब यहां पे अगर हम स्नेल का नियम लगाएं तो स्नेल का नियम क्या कहता है? साइन I बटे साइन R, साइन I बटे साइन R। ये होता क्या है? ये होता है माध्यम का अपवर्तनांक। ये किसके बराबर होता है? माध्यम का अपवर्तनांक। ये क्या होता है? माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, बोलो, यही ना होता है? ये क्या होता है? माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। आई बात समझ में? एकदम आसान भाषा में, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है तो ये होता क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक का मतलब क्या हो गया? ये होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसी को क्या लिखते हैं?
पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अब ये रहा पहला माध्यम, ये रहा दूसरा माध्यम। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 and 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 and 2 लिखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? या दूसरे शब्दों में आप ऐसे बोल सकते हो, जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा, जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा वो पहले लिखा जाएगा, जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा वो पहले लिखा जाएगा, और जिसका पूछा जाएगा वो बाद में लिखा जाएगा। जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा उसका पहले लिखा जाएगा, और जिसका पूछा जाएगा वो बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, आई बाद में? तो सापेक्ष की बात किसकी कर रहा है? सापेक्ष के साथ कौन है? सापेक्ष के साथ है आपका पहला माध्यम, तो पहला माध्यम पहले लिखा जाएगा, दूसरा बाद में। इसी तरीके से यहां देखिए पीछे भी वही काम किया गया है। यहां क्या पूछा गया है? सघन माध्यम के सापेक्ष, तो सघन वाला पहले लिखा जाएगा। सघन वाला कौन है? 2 है। सघन वाला कौन है? 2 है। ठीक है, ठीक, यहां सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक किसका पूछा गया? विरल का, तो विरल वाला बाद में लिखा गया। विरल वाला क्या है? 1 है। सघन वाला 2 है, इसको पहले लिखा गया। तो सिंपल बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ गई सबको? सबको बात समझ में आ गई? और स्नेल का नियम कब लगता है? जब देखिए स्नेल के नियम, यहां पे गलती ये मत कर देना कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम पूछा है। ठीक है, तो आप 2 and 1 लिखो, यहां पता चला साइन आर बटे साइन आई लिख दो, तो ये नहीं लिखो, ये नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, आई बात समझ में? समझ में आ रहा कुछ? ठीक है, चलिए। तो स्नेल का नियम हमेशा क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर, और बराबर क्या होता है? बराबर क्या होता है? जिस माध्यम से प्रकाश किरण जा रही है, किससे जा रही है? 2 से जा रही है, तो 2 पहले लिखा जाएगा। जिसमें जा रही है, किसमें जा रही है? 1 में जा रही है, तो n करके 1 लिख दिया जाएगा। वो वही चीज है। ठीक है, यही होता है स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम में देखिए यहां भी हमने अलग करके दिखाया आपको। पहले माध्यम से जा रही है तो इसलिए देखो यहाँ पे 1 लिखा गया, दूसरे में जा रहे हैं तो 2 बाद में लिखा गया। अब यहां देखो दूसरे से जा रही है पहले में। ठीक है, कहां जा रही है? दूसरे से पहले में, दूसरे से पहले में, तो दूसरा पहले लिखा गया, पहला बाद में लिखा गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है बेटा। नेक्स्ट आगे आइए। देखिए जो भी बच्चे देखिए अभी तक शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, आप सभी लोग शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी प्राइस मात्र जो है 1499 रुपए है। कितना है? मात्र 1499 रुपए। और इसी टॉप 100 बैच से पढ़कर आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में, ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2023 में मैक्सिमम बच्चों ने, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने मैक्सिमम अंक स्कोर किया है। तो इस तरीके से बच्चों आप भी ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने साथ साथ जो है अपने माँ बाप का नाम, अपने जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब करके आपको देखिए इतनी ज्यादा खुशी मिलेगी कि जिसका ये कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, आई बात समझ? जिसके सामने ये कुछ भी नहीं है। तो जो भी बच्चे बेटा अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच के अंदर आपको मिलेगी लाइव क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस सेट, नोट्स, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, संडे टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर भी आपको देखने को मिलेगा। तो 2024 के बैच से जुड़ने के लिए आप क्या करिए, सीधे सिंपल तरीके से आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए और ऐप से डायरेक्ट पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखते हैं ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसके कुछ एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण भी हैं। तो देखते हैं क्या उदाहरण है। तो हेडिंग डालो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण या अनुप्रयोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। इतनी बात बेटा सबको समझ में आ गई ना? यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, रिपीट कर दें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसमें सबसे पहला प्रयोग आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई कांच की खिड़की, जैसे मान लीजिए अगर कोई कांच है, चाहे वो खिड़की में लगा हो या कहीं भी लगा हो, अगर वो बीच में से चटक जाता है तो वो जहां से चटकता है वो पार्ट आपको चमकीला नजर, यानी वो पार्ट आपको ज्यादा चमकता हुआ नजर आता है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए ये कांच का कोई टुकड़ा है, ठीक है, और अगर गलती से
किसी भी कारणवश ये बीच में इस प्रकार से इसमें दरार पड़ जाए, ये चटक जाए, मान लो ये चटक जाए, तो ये आपको जहां से चटकेगा ये पार्ट आपको चमकीला नजर आएगा। क्या नजर आएगा? चमकीला नजर आएगा। ऐसा होता क्यों है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे काम करता है? जैसे ही देखो, जैसे ही कोई प्रकाश किरण इस दरार पड़े हुए भाग पर पड़ता है, दरार पड़े हुए भाग पर पड़ता है, तो वो सीधे देखो, सबसे पहली बात क्या होता है कि अगर कांच आपका चटकता है तो उसके बीच में जो खाली स्थान बन जाता है, गैप बन जाता है, उस गैप में क्या आ जाता है? आपका एयर आ जाता है, यानी कि वायु आ जाता है। ठीक है, अब जब भी कोई प्रकाश किरण इसमें एंटर करेगा, ठीक है, एंटर करता है, कहां से एंटर करेगा भाई? ठीक है, जब एंटर करेगा तो वो सीधे खाली स्थान के बीच में जो वायु है उसमें ना जाकर क्या होगा? उसका पूरी तरीके से इसकी सतह से क्या होता है? रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी कि परावर्तन हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? देखो, जैसे ये दरार पड़ा है ना, अब जैसे यहां पे कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित होगा तो ये जो है अपवर्तित होकर उस साइड चला जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पर जब भी कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से पड़ता है तो ये क्या होता है? वायु में ना जाकर यहीं से जो है इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि इस सतह से टकराकर वापस हमारी आंख पर आ जाता है। ठीक है, जिससे ये पार्ट जो है आपको ज्यादा चमकदार या ज्यादा चमकता हुआ नजर आता है। ठीक है, आगे बात समझ में? पहला अनुप्रयोग हो गया। दूसरे अनुप्रयोग की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हीरे का चमकदार दिखाई देना। पहला क्या है? इसको क्या लिख सकते हैं? कांच में पड़ी दरारों का चमकना पहला है। कांच में पड़ी दरारों का चमकना। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कांच में पड़ी दरारें क्यों चमकती है, तो आप रीजन लिख सकते हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, चलिए दूसरा, हीरों का चमकना। हीरों का चमकना, सबसे पहले तो बेटा आप ये जान लो, जो हीरा होता है इसका जो अपवर्तनांक होता है, हीरा, इसका अपवर्तनांक कितना होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए अगर किसी को पता हो। इसके अपवर्तनांक की अगर हम बात करें हीरे की, तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42, यानी कांच के सापेक्ष हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? 2.42। और इसके लिए जो क्रांतिक कोण का मान होता है, हीरे के लिए जो क्रांतिक कोण का मान होता है वो होता है आपका 24 डिग्री। कितना होता है? 24 अंश। कितना होता है? 24 अंश। ठीक है, अब होता क्या है कि हीरे में आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से बहुत सारे फलक होते हैं। ठीक है, हीरे की अगर हम बात करें तो भैया डायमंड, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे जो है इसके अंदर इस प्रकार से फलक बने हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे, ठीक है, बहुत सारे इसमें फलक होते हैं। अब किसी भी फलक से, ठीक है, अगर प्रकाश किरण क्या होता है? 24 अंश या 24 अंश से ज्यादा के कोण पर क्या होता है? आपतित हो जाता है, तो वो सतहों के द्वारा उसका क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और प्रकाश किरणें जो है वो क्या होती हैं बेटा? बाहर नहीं आ पाती। यानी कि किसी भी कोण पर अगर कोई प्रकाश किरण हीरे के अंदर एंट्री करता है तो वो क्या होता? बाहर नहीं आ पाता। इसकी विभिन्न सतहों पर क्या होता है? विभिन्न सतहों से ये क्या होता है? परावर्तित होकर इसके अंदर ही रहता है। लेकिन अगर किसी भी एक सतह पर, ठीक है, किसी भी एक सतह पर अगर आपतित कोण का मान 24 अंश से कम हो जाता है तो उस सतह से क्या होती हैं? सभी प्रकाश किरणें बाहर निकलने लगती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हीरा जो है हमें क्या होता है? चमकता हुआ नजर आता है, चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना लागू होती है। ठीक, चलिए तीसरे एग्जाम्पल की बात करें। तीसरा आप लोगों ने देखा होगा मृग मरीचिका। इसमें क्या होता है भाई? बोलो, मृग मरीचिका में क्या होता है? रेगिस्तानों में आप लोगों ने देखा होगा मृग मरीचिका। ठीक है, या आप ऐसे भी देखे होंगे नॉर्मल सड़कों पर भी, आप अगर जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आगे की सड़कें जो है वो भीगी हुई नजर आ रही है। क्या है? भीगी हुई नजर आ रही है, ऐसा लगता है पानी पड़ा हुआ या बारिश हुई है सड़कों पर। ठीक है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे जाते हो तो वो गायब होता जाता है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या है? इस प्रकार का जो दिखाई देने वाली चीजें हैं वो क्या है? मृग मरीचिका। या अगर आपका कोई पेपर वेट है उस पर कोई पानी का बुलबुला है तो वो बहुत ज्यादा चमकता है।
पेपर वेट ज्यादातर आपके कांच के ही होते हैं। कांच का मान लो कोई पेपर वेट है और उस पर अगर कोई वायु की बूंद पड़ी है, एयर, ठीक है, ठीक है, तो वो भी काफी ज्यादा चमकता है। जैसे सुन सर पेपर वेट की तरह ये देखो, जैसे इसमें मान लो तो एयर डाला ही नहीं गया, अगर इसके बीच में कोई एयर यानी कि बबल हो तो इसके अंदर वो बबल जो है ज्यादा चमकदार नजर आता, देखिए, ठीक है। अब इसके अंदर तो बबल है नहीं, ठीक है, ऐसा कोई पेपर वेट उठाइए जिसके अंदर बबल हो, तो वो बबल आपको ज्यादा चमकदार दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अब एक और सबसे ज्यादा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप समझना कि जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इसे लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये चीज आता है। जैसे मान लो बेटा, ठीक है, ये आपका कोई पात्र है, ठीक है, हमने मान लिया ये हमारा क्या है, कोई पात्र है। अब इस पात्र में क्या जल भरा हुआ, इस पात्र में क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं इस पात्र में क्या भरा हुआ है, इस प्रकार से जल भरा हुआ है। अब इसकी सतह से, इसकी जो जल भरा हुआ है, इस जल भरे हुए सतह से अगर h मीटर की गहराई पर, कहां पे, h मीटर की गहराई पर अगर हम कोई बल्ब रख दें, क्या रख दें, कोई प्रकाश स्रोत रख दें या कोई जलता हुआ बल्ब रख दें, तो उस जलते हुए बल्ब का जो प्रकाश स्रोत सतह पर दिखाई देगा वो किस प्रकार से दिखाई देगा। मान लो यहां पर हमने क्या किया, एक जलता हुआ कोई बल्ब रख दिया, ठीक है, ये हमने एक छोटा सा बल्ब रख दिया, ठीक है, या एक छोटा सा मान लीजिए ये कोई आपका क्या है, प्रकाश स्रोत है, क्या है, ये आपका प्रकाश स्रोत है, ठीक। अब इस प्रकाश स्रोत की वजह से इसकी सतह पर आप अगर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का जो है, इस प्रकार से जो है ये आपको प्रकाशित नजर आएगा, यानी इस प्रकार का जो है शंकु के आकार का रीजन बनेगा या शंकु के आकार का क्षेत्र बनेगा। बोलो हाँ या ना, बनता है कि नहीं बनता है, बोलो। अगर नहीं देखे होगे तो भैया आज घर पे जाके सभी लोग प्रैक्टिकल कर लेना, बाल्टी में पानी भर लेना और नीचे जो है कोई बल्ब रख देना या टॉर्च जला देना, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब अगर मान ले यहां से इसकी जो सतह की गहराई है वो h है, कितनी है, h है, ठीक है। तो भैया ये जो शंक्वाकार क्षेत्र यानी जितने एरिया पे ये प्रकाश इस प्रकार से दे रहा है, ये वृत्ताकार एरिया की त्रिज्या कितनी होगी, ये मान लो अगर आपसे पूछ लिया जाए या आपको निकालने के लिए कह दिया जाए तो यही तो होगी इसकी त्रिज्या। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, इसकी त्रिज्या कितनी बेटा, r है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होता है, कैसे निकाला जाएगा, सिंपल तरीके से, जैसे नाम ले लें, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका O है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं क्या, B है, बल्ब, ठीक। चलिए अब अगर इस बिंदु पर हम क्या खींचे, एक अभिलंब खींच दें इस प्रकार से, यहां पर भी और यहां पर भी अभिलंब खींच दें, ठीक। मान लो इन दोनों सतहों पर अगर हमने इस प्रकार से अभिलंब खींच दिया, टेढ़ा, ठीक। चलिए अब होगा क्या, देखिए ये आपका क्या है, ये इस प्रकाश स्रोत से जाने वाली प्रकाश किरण है, जाने वाली क्या है, प्रकाश किरण है। अगर सतह पर ये पूरी सतह पर चमकदार हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार से सतह के बिल्कुल समांतर चली जा रही है, सतह के समांतर चली जा रही है, यानी यहाँ को जो कोण बन रहा है वो कितना बन जा रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ अपवर्तन कोण, ये जो आपका अपवर्तन कोण बन रहा है सतह पर, सतह पे जो अपवर्तन कोण बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है। अपवर्तन कोण कितना बन रहा है सतह पर, 90 डिग्री। तो अगर सतह पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री बनेगा तो भैया ये जो कोण होगा ये क्रांतिक कोण ही तो होगा, क्या होगा, क्रांतिक कोण होगा। और ये चीज समांतर रेखा है तो इसके बीच में जो कोण बनेगा ये भी आपका क्रांतिक कोण सी ही होगा, क्या होगा, सी होगा। अब सोचो अगर ये हाइट आपका, ये हाइट अगर आपका h है और मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r है, तो भैया ये टोटल हाइट, अब समकोण त्रिभुज आपको क्या नजर आ रहा है, AOB, ये कोण आपका कितना है, 90 डिग्री, C है। तो साइन C बराबर क्या होगा, साइन C बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब क्या होता है आपका r, तो कर्ण कितना हो जाएगा, AB कितना हो जाएगा बेटा, यानी कि OA बटे
ए बी, और ए बी बराबर क्या होगा, ए बी ये आपका कर्ण है तो कर्ण का वर्ग बराबर यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग, आधार ये है आपका, ठीक है, एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ए बी का मान रख दो, ये हो गया आर बटे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 1। परंतु एक चीज हम और जानते हैं कि साइन सी बराबर क्या होता है, साइन सी यानी कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है क्रांतिक कोण का, 1 बटे अपवर्तनांक, 1 बटे अपवर्तनांक। यदि जल के सापेक्ष सॉरी वायु के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक है वो n है, यदि जल का अपवर्तनांक, यदि जल का अपवर्तनांक n हो तब क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से 1/n बराबर क्या मिलेगा, r बटे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो इधर रूट है इधर रूट नहीं है तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दो, 1/n स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब तिरछा गुणा कर दो तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, आई बात समझ में। अब ये जो h है इस h को लेके चले जाओ दूसरी साइड, या ये जो r है r को लेके चले जाओ दूसरी साइड, यहां पे देखो क्या मिला हमें, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर आर स्क्वायर, एन स्क्वायर आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहां से r कॉमन है तो r ले लिया हमने कॉमन, आर स्क्वायर यहां क्या बचा, एन स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया आपका एच स्क्वायर, ठीक। तो यहां से आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, एच स्क्वायर बटे अंडर रूट सॉरी एच स्क्वायर बटे एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस 1, ये चीज बचेगा, ठीक है। अब r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर पूरे पे रूट चढ़ जाएगा तो रूट, इसका रूट चढ़ेगा तो h हो जाएगा, इस पर चढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है, अब अगर देखो आपको फार्मूला ये याद रहा तब तो बेटा आप सिंपल तरीके से चुटकियों में कैलकुलेट कर लोगे कि अगर कोई भी प्रकाश स्रोत किसी जल के अंदर h गहराई में रखा गया है, h गहराई में रखा गया है तो वो ऊपर कितने क्षेत्र को प्रकाशित करेगा, उसकी त्रिज्या तो मिल गई। अब क्षेत्रफल अगर पूछ लेगा तो a बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। r का मान आपको यहां से मिल जाएगा, r का मान उठा के इसमें रख दोगे तो आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा तुरंत, ठीक है। आगे बात समझ में। और फार्मूला नहीं याद रहेगा तो ये पूरा स्टेप आप पूरा कॉपी करोगे, पूरा स्टेप आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, लिखोगे, समझोगे, फार्मूला डिराइव करोगे, फिर जाके क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जिसको भी नहीं समझ में आया ध्यान दीजिएगा। देखो होता क्या है कि अगर हम किसी जल में, किसी जल से भरे बाल्टी में या कोई भी, ठीक है, जल है, जल की सतह से h गहराई में, जल की सतह से h गहराई में, यहां से लेके यहां तक की अगर हम दूरी देखें h गहराई में कोई अगर आपका प्रकाश स्रोत रखा गया है, इस प्रकाश स्रोत की वजह से आप सतह पर देखेंगे तो सतह पर एक वृत्ताकार क्षेत्र हमको मिलेगा जहां पूरा प्रकाश नजर आएगा, ठीक है, बाकी जगहों पर नहीं नजर आएगा। तो वो वृत्ताकार जो क्षेत्र है, ठीक है, वो कितना होगा, उसका क्षेत्रफल का मान कितना होगा। या कभी कभी ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लेते हैं कि किसी जल की सतह से 10 मीटर की गहराई में कोई बल्ब रखा गया है तो वो जल की सतह के कितने क्षेत्र को प्रकाशित करेगा। तो भैया ये जो क्षेत्र बन रहा है इसी क्षेत्र को तो प्रकाशित करेगा, इसी का मान निकाला गया, ठीक है। तो देखिए कैसे निकाला जाता है। इसके लिए क्या करना होगा, मान लेते हैं ये बल्ब रखा हुआ है और ये इतने क्षेत्र को प्रकाशित करेगा, ठीक है। अब यहां से एक प्रकाश किरण, ठीक है, कोई भी प्रकाश किरण अगर जाएगी, जितने भी क्षेत्र को प्रकाशित करेगा उस क्षेत्र पर जैसे ही पहुंचेगी तो यानी सतह के समांतर हो लेगी। प्रकाश किरण क्या होगी, सतह के समांतर हो लेगी। अगर सतह के समांतर नहीं होगी तो भैया ये ऐसे ऊपर उड़ता हुआ चला जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो सतह के समांतर हो जाती है। तो अगर सतह के समांतर हो रही तो इसका मतलब क्या हो रहा, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री बन जा रहा।
तो अब ये देखना कि किस कोण पर ये जा रहा है, यहां से हम अभिलंब खींच लिए, तो जिस कोण पर जा रहा है ये आपका बन जाएगा क्रांतिक कोण, क्योंकि क्रांतिक कोण के लिए ही अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो अगर ये सी हो गया तो देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई। तो अगर ये कोण आपका सी है तो ये टोटल कोण भी आपका सी हो जाएगा, टोटल कोण भी आपका सी हो जाएगा। यानी ये कोण देखिए, अगर ये दो समांतर रेखाएं, ये कोई तिर्यक रेखा काट रही है, अगर ये कोण, ठीक है, अगर ये कोण आपका सी है, ठीक है, तो इसके साथ साथ देखा जाए तो ये कोण भी आपका सी हो जाता है, ठीक है। अगर ये कोण आपका क्या है, सी है, तो ये कोण भी सी हो जाता है, या ये कोण भी आपका सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये संगत हो गया, ये शीर्षाभिमुख या ये एकांतर कोण, तो ये एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब भैया ये देखो सी मिल गया और ये हो गया आपकी आधार एच दिया है और ये त्रिज्या हमने मान लिया है आर, तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से, जिसकी ये आर है, ये एच है और ये ए है, और ये कोण आपका सी मिल गया, ये आपका एच है। निकाल लो भाई, आर का मान निकालना है, निकल जाएगा। ये समकोण त्रिभुज, ये कर्ण हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये कर्ण हो गया। तो साइन सी बराबर क्या मिलता है, लंब और बटे में कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। और साइन सी क्या होता है, माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो माध्यम का अपवर्तनांक हमने मान लिया n है, इसका व्युत्क्रम ये साइन सी हो जाएगा। ये एक समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। दोनों में देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में साइन सी है, तो साइन सी बराबर बराबर है, तो भैया 1/n बराबर ये हो जाएगा। बस पक्षांतर करके आपको मान निकाल लेना है, ठीक है। आगे बात समझ में सिंपल तरीके से। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अब देखिए इस पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सभी लोग क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, देखिए फटाफट आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।